हेलो फ्रेंड्स, आज हम पेडागोजी की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं और सबसे पहले हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो वन बाय वन मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं। उसके बाद हम उनको डिटेल में भी डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको कोई भी क्यूरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं और अगला टॉपिक कौन सा कवर करें वो भी ज़रूर बताएं। आइए जल्दी जानते हैं पहला क्वेश्चन। विच ऑफ दिस इज़ अ जनरल लॉ ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी का सबसे जनरल लॉ कौन सा है? तो उसका आंसर होगा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है इन चारों में से, क्योंकि हेरिडिटी जो होती है वो हमें प्रोवाइड करती है बेसिक्स और पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसमिशन जीन्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, फैक्टर दैट डिटरमाइन इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका मतलब है कि जब हम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में हम देखते हैं हमारे कुछ हेरिडिटी जो गुण होते हैं जो हमें अपने माँ बाप से मिले होते हैं वो ट्रांसफ़र करने का काम जो है सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन के थ्रू ही पॉसिबल है। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर रिप्रोडक्शन होने वाला है। वही आगे इसको डिस्कस करते हैं। तो लॉ ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी इज डिफाइंड एज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। इसका मतलब है कि हेरिडिटी जो होती है वो ट्रांसमिट करती है हमारे कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। फॉर एग्जांपल कोई बच्चा अपने माँ बाप की तरह दिखाई देता है या उसकी आवाज़ अपने पेरेंट्स की तरह होती है, तो ये सारे जो गुण होते हैं बच्चे में या उसकी बौद्धिक क्षमता या कार्य क्षमता जो होती है वो अपने कहीं ना कहीं पेरेंट्स से उसको गेन करता है। वही जो 2 लॉज ऑफ हेरिडिटी इसमें हम आगे पढ़ने वाले हैं वो ग्रेगर मेंडल ने हमें दिए थे और अपने एक्सपेरिमेंट के ऊपर तो पेपर में ये भी आ सकता है कि जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट्स दिए थे वो एक्सपेरिमेंट किए थे वो किसके ऊपर किए थे? तो वो पी प्लांट्स के ऊपर किए थे, मटर के पौधों के ऊपर मेंडल ने जो है एक्सपेरिमेंट किए थे। सबसे पहले लॉ ऑफ सेग्रेशन जो कि उसका फर्स्ट लॉ भी था। इट स्टेट्स दैट द मेंबर्स ऑफ पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेग्रीगेट ड्यूरिंग म्योसिस एंड आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिफरेंट गैमेट्स। तो सबसे पहला लॉ ऑफ सेग्रेशन है जिसको फर्स्ट लॉ बोला जाता है और दूसरा सेकंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। अगर आपको पीडीएफ या वीडियो हिंदी मीडियम में भी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सेकंड लॉ हमें बताता है कि ईच मेंबर ऑफ पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम सेग्रीगेट ड्यूरिंग meiosis independently of the member of the pairs so that alleles carried on different chromosomes are distributed randomly to the genes। लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड रिसेशन क्या होता है जो कि हम इसी टॉपिक के अंदर कवर करते हैं। द सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस मेंटेन्स दैट when the two genes of a pair represent contrasting character, the expression of one is dominant over the other, the opposite of the dominant gene is termed the recessive gene। Sublimation and regression are the two categories of defense mechanisms to measure personality traits। अब सबसे पहले इस टॉपिक में हम कवर करने हैं नीड ऑफ प्रोटेक्शन। जो सेकंड क्वेश्चन है नीड ऑफ प्रोटेक्शन के लिए पहला ऑप्शन होगा डेवलपमेंट, दूसरा इमोशनल मैच्योरिटी, तीसरा एडजस्टमेंट और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ अबव। जो हमें प्रोटेक्शन के एक बच्चे को नीड होती है उसके लिए डेवलपमेंट और उसकी इमोशनल मैच्योरिटी और जो एडजस्टमेंट वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट में करता है वो सब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो कहीं ना कहीं हम डी ऑप्शन को करेक्ट कर सकते हैं। अब हम प्रोटेक्शन और नीड के बारे में डिटेल्स में देखते हैं कि प्रोटेक्शन जो है एक फंडामेंटल नीड है किसी भी चिल्ड्रन के लिए जो प्ले करता है क्रिटिकल रोल उसकी ओवरऑल वेलबींग में और डेवलपमेंट इन इट्स कंपासिस सेफ गार्जियन चिल्ड्रन फ्रॉम फिजिकल हार्म, नेग्लेक्ट्स, अब्यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन एज वेल एज प्रोवाइडिंग देम विद द इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे नीड टू थ्राइव। मतलब जो पेरेंट्स होते हैं या आसपास के जो गार्जियन होते हैं वो पूरी कोशिश करते हैं अपन एक बच्चे को प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट देने की, ताकि जो इमोशनल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट है जो उन्हें एक बच्चे को चाहिए होता है वो उसे मिल सके। डेवलपमेंट प्रोटेक्शन इज क्रूशियल फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल स्पेशली इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ द चिल्ड्रन। फॉर एग्जाम्पल require protection from physical harm, exposure to harmful environment and access to proper nutrition and health care। Secure and nurturing environment is important for the healthy physical, cognitive and emotional development। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करते हैं वो है कि जो एक बच्चा होता है वो ओवरऑल उसकी जो डेवलपमेंट होती है वो अर्ली स्टेजेस में होती है बच्चे की। जो पेरेंट्स होते हैं जो गार्जियन होते हैं वो उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं कोई भी फिजिकल हार्म से उसको बचाने के लिए या किसी भी हार्मफुल इन्वायरमेंट से बचाने के लिए या उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन देने के लिए, हेल्थ केयर देने के लिए, इन सब के लिए जो है
उसकी इमोशनल डेवलपमेंट के लिए और कॉग्निटिव संज्ञानात्मक विकास के लिए और इन सब के लिए जो है बहुत ज़रूरी होता है प्रोटेक्शन। आगे इमोशनल मैच्योरिटी जो होती है, इमोशनल वेलबींग इज़ अ क्रिटिकल आस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, प्रोटेक्शन फॉर एडवर्ब एक्सपीरियंस, ट्रॉमा एंड इमोशनल हार्म, कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल मैच्योरिटी। इमोशनल तो इसमें आगे कहा जा रहा है कि जो इमोशनल मैच्योरिटी होती है वो इमोशनल वेलबींग के साथ साथ क्रिटिकल एस्पेक्ट है ह्यूमन बीइंग का, और उसके साथ ही डेवलपमेंट में वो काफ़ी हेल्पफुल रहती है। वही आगे डिस्कस करेंगे हम इसके बारे में। नेक्स्ट पॉइंट, सिक्योरिटी एंड एडजस्टमेंट प्रोटेक्शन इज़ नेसेसरी टू हेल्प इंडिविजुअल अडेप्ट एंड एडजस्ट टू डिफरेंट लाइफ सर्कमस्टेंसेज। जो प्रोटेक्शन होती है वो एक बच्चे को हेल्प करती है कोई भी एडजस्टमेंट करने के लिए इन्वायरमेंट में और सर्कमस्टांसेस में जो भी उसे लाइफ में आगे मिलने वाले हैं, या उसमें एडजस्ट करने के लिए अपने आप को, या फिर उसको अडेप्ट करने में। डिस्क्रिमिनेशन एंड एडवर्स कंडीशन प्रोवाइडिंग सपोर्टिव एंड प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट हाउस इंडिविजुअल टू डेवलप रेजिडेंस एंड कॉपी मैकेनिज्म इन लाइफ चेंजेस। आगे क्वेश्चन जो 3 होता है वो कहता है द रेशियो ऑफ न्यू बोर्न चाइल्ड फेस एंड हेड प्रोपोर्शन इज, फर्स्ट ऑप्शन इज़ 1:8 जो कि इसका राइट आंसर भी है, और सेकंड ऑप्शन 1:9, 10 और 11। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर रहेगा। इनके बारे में थोड़ा डिटेल में। एट बर्थ न्यू बोर्न हेड इज़ रिलेटिवली लार्ज कंपेयर टू देयर बॉडी मेकिंग। अब जब हम एक बच्चे को शुरू में देखते हैं तो उसका सिर काफ़ी जो बड़ा होता है, 1/4 to 1/3 ऑफ देयर टोटल बॉडी लेंथ, जो उनकी जो टोटल साइज होता है सिर का। तो ये कहा जा सकता है कि सबसे पहले जो ब्रेन है वो रैपिडली डेवलप होता है ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ लाइफ। द फेशियल पोर्शन ऑफ हेड इज स्मॉलर, जो चेहरा होता है वो बिल्कुल छोटा सा होता है और सिर काफ़ी बड़ा होता है। तो ये जो रेशियो होती है वो 1:8 होती है। बाद में रेशियो जो है चेंज होके जैसे ही एडल्टहुड की तरफ जाता है तो फेस और सिरेनियम की रेशियो जो होती है वो 1:2.5 हो जाती है। वही आगे जब हम देखते हैं 4th क्वेश्चन, क्रोमोसोम्स आर रिलेटेड टू, फर्स्ट ऑप्शन इज रेस्पिरेशन, थर्ड ऑप्शन इज रिप्रोडक्शन, थर्ड ऑप्शन इज ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी करेक्टर, और फोर्थ ऑप्शन है डाइजेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी करेक्टर्स। वही आगे हम देखेंगे कि इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। Chromosomes are integral to the transmission of hereditary character because they carry genes which are the unit of inheritance। जो क्रोमोसोम्स होते हैं वही ट्रांसमिट करते हैं हमारी हेरिडिटी करेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। तो 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, नेसेसरी फैक्टर्स फॉर कोग्निटिव डेवलपमेंट इज, जो सबसे जरूरी फैक्टर होते हैं संज्ञानात्मक विकास के लिए वो क्या होते हैं, सेंटिमेंट, मेडिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग, ऑल ऑफ देम। यस ऑफ कोर्स ऑप्शन डी इज राइट, ऑल ऑफ देम। कोग्निटिव डेवलपमेंट जो संज्ञानात्मक विकास है वो जो प्रोसेस है बाय विच योर माइंड एक्वायर नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मल्टीट्यूड ऑफ फैक्टर। तो जो हमारा डेवलपमेंट है हमारे दिमाग का मानसिक विकास जो होता है वो काफ़ी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे वाइल सेंटिमेंट, मेडिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग मीन सेम लाइक दिस सेपरेट कॉन्सेप्ट। तो इन सब को अलग करना थोड़ा अलग है, ये बिल्कुल एक जैसे ही है मानसिक विकास के लिए। सेंटिमेंटल कैन फ्यूल ओवर मोटिवेशन एंड अटेंशन, मेडिटेशन कैन इन्हेंस अवर फोकस। तो ये तीनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी आप ध्यान से वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 6 जो होता है वो कहता है कि फॉर ए चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 2 to 8 years old द पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट इंक्लूड मोटर, सोशल, इमोशनल, कोग्निटिव एंड देन। इसके बाद कौन सा स्टेप आता है, तो सबसे पहले जो आता है वो होता है मोटर स्किल्स, फिर सोशल, फिर इमोशनल, उसके बाद कोग्निटिव एंड कोग्निटिव के बाद आती है लैंग्वेज स्किल्स। सबसे पहले बच्चा जो होता है अपने हाथ पैरों पे कंट्रोल करना सीखता है, अपने हाथों को अच्छे से चलाना सीखता है। उसके बाद वो समाज से सीखना शुरू करता है कि उसके आसपास क्या हो रहा है और आसपास की चीज़ों में इंटरेस्ट लेना शुरू करता है। और उसके बाद जो उसका विकास होता है 2 to 8 years की एज में वो इमोशनल डेवलपमेंट होता है, और फिर कोग्निटिव जो कि संज्ञानात्मक उसका मानसिक विकास जो होता है वो तेज़ी से बढ़ता है। और उसके बाद लास्ट में इन सबको अडेप्ट करने के बाद वो अडेप्ट करता है लैंग्वेज स्किल को और बोलना शुरू करता है या भाषा को सीखना और समझना शुरू कर देता है जो उसके आसपास के लोग सीख रहे हैं।
तो डेवलपमेंट कैन बी डिफाइंड एज द चेंजेस ऑफ शेप, साइज, हैज़ और चेंज इन साइकोलॉजी। बच्चे की साइकोलॉजी भी समय के साथ साथ चेंज होती जाती है, साइज भी चेंज होता है। द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेजेस। तो जो डेवलपमेंट होती है, विकास होता है बच्चे का वो या किसी भी मनुष्य का, वो 3 स्टेजेस में है। तो पहला होता है इनफेंसी, अर्ली चाइल्डहुड और फिर लेट चाइल्डहुड, देन एडोलसेंस एंड adulthood. It should be noted that the age 2 to 8 covers 3 stages fully or partially. Infancy 2 years, early childhood 3 to 5 to 6 year and late childhood after 5 to 6 years. तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एज है जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप एक बार और इसे वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। जो मेन पॉइंट्स है 2 to 8 ईयर्स के बारे में वो क्या है। ये जो एज होती है इसे प्री स्कूल एज भी कहा जाता है और द इमेजिनेशन भी कहा जाता है। एट दिस स्टेज इज इमेजिनेशन जो होती है इस एज में वो लिमिटलेस होती है। बच्चे कुछ भी इमेजिन करते हैं, जो उन्हें बताया जाता है उसी को वो मान लेते हैं। ग्रोथ रेट ड्यूरिंग दिस पीरियड इज लोअर एंड स्टीडियर देन इन इन्फेंसी। ये स्पेलिंग मिस्टेक है। तो ग्रोथ जो होती है वो इन्फेंसी से थोड़ा कम होता है और वो उससे थोड़ा स्लो भी होता है। द ब्रेन कंटिन्यूज टू ग्रो रैपिडली अचीविंग 90% ऑफ इट्स फुल वेट बाय द टाइम द चाइल्ड रीचेज एज 5। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे जैसे बच्चा 5 साल का होता है वो 90% अपने टोटल वेट गेन का, जो माइंड का वेट गेन होता है, ब्रेन का वेट गेन होता है, उसे कवर कर लेता है। हैड प्रेफरेंस वेदर लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड इज इस्टेब्लिश बाय एज ऑफ 4। तो 4 साल की एज तक बच्चे को ये समझ आ जाता है कि वो लेफ्ट हैंड से लिखना प्रेफर करता है या राइट हैंड से। द चिल्ड्रन ऑफ दिस एज नीड अबाउट 12 आवर्स ऑफ स्लीप अ डे फंक्शनल एफिशिएंसी। तो अच्छी तरह से बच्चों को काम करने के लिए, सीखने के लिए एक दिन में 12 घंटे की नींद जो है 2 to 8 ईयर्स के बच्चे के लिए ज़रूरी होती है। द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज़ फर्स्ट एट दिस स्टेज। तो इस स्टेज में बच्चा लैंग्वेज की तरफ ज़्यादा फोकस करता है। वैकेबलरी इज एक्वायर्ड एट ए रैपिड रेट एंड द चाइल्ड यूजेस दिस वर्ड्स टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट थिंग्स एंड पीपल्स। तो वैकेबलरी की उसे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो वो इन्वायरमेंट से या कहीं आसपास से उसको सीखता है काफ़ी जल्दी और उनको यूज़ करता है अपने वर्ड्स में, अपने क्वेश्चंस में और अपने थिंग्स में, जो वो आसपास बच्चों को देखता है, चीज़ों में या लोगों से पूछता है। लर्न अबाउट नंबर्स, कलर्स एंड शेप्स एंड द रीज़न फॉर एवरी डे इवेंट। और इस एज में जो बच्चा होता है वो कलर्स के बारे में, शेप्स के बारे में और बहुत तरह के क्वेश्चन जो है पूछना शुरू कर देता है। तो क्वेश्चन एज भी इसको बोल सकते हैं। डिफरेंट एज स्टेजेस एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो एज का अगर टॉपिक चल ही रहा है तो थोड़ा सा एज को कवर कर लेते हैं। 0 to 2 ईयर हमेशा एज से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इन्फेंसी एज क्या होती है, तो वो 0 से 2 ईयर्स को इन्फेंसी एज में लिया गया है। रैपिड फिजिकल मूवमेंट, नो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, सोशल विद पेरेंट्स। तो इस एज में बच्चा जो होता है फिजिकल मूवमेंट बहुत स्पीड से होती है, लेकिन उसका मानसिक इंटेलेक्चुअल विकास, जो संज्ञानात्मक विकास है, वो नहीं ना के बराबर होता है और जो वो सोशल होता है सिर्फ अपने पेरेंट्स के साथ ही होता है। लेट चाइल्डहुड 6 to 12 ईयर्स, स्लो ग्रोथ, इम्प्रूव्ड मोटर स्किल्स। ये उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि क्वेश्चन में ऑप्शन के रूप में मिल भी सकती है कि स्लो ग्रोथ होती है, मोटर स्किल्स बेटर होती है, थिंकिंग एबिलिटी होती है और सोशल विद फ्रेंड्स, नेबर अलोंग विद पेरेंट्स। तो वो जो सोशल हो जाता है अपने फ्रेंड्स के साथ, नेबर्स के साथ और पेरेंट्स के साथ। एडोलसेंस 12 से 18 साल की उम्र, फिजिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं बच्चे इसमें और सेक्सुअली एक्टिव होते हैं और इमोशनली वल्नरेबल होते हैं। वही ये करेक्टरिस्टिक्स हैं एडोलसेंस की, जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और आ भी सकती है। वही क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, Which of the following statement is correct about the process of development of an individual? तो किसी भी प्रोसेस की डेवलपमेंट में एक इंडिविजुअल के लिए क्या स्टेटमेंट सही होगी। इट इज़ यूनिडायमेंशनल इन नेचर, इट इज़ इन्फ्लुएंस ओनली बाय हेरिडिटी और ऑफ एन इंडिविजुअल, देयर इज़ कल्चरल डाइवर्सिटी इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इज़ ओनली बेस्ड ऑन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स।
तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा कि कल्चरल डाइवर्सिटी जो होती है वो प्रोसेस होती है डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट रेफर्स टू क्वालिटेटिव चेंजेस इन इंडिविजुअल सच एज चेंज इन पर्सनैलिटी और अदर मेंटल और इमोशनल आस्पेक्ट। जो डेवलपमेंट होती है, ये पॉइंट्स हैं डेवलपमेंट के बारे में, इससे आपका डेवलपमेंट का टॉपिक एक तरह से कवर हो जाएगा कि वो क्वालिटेटिव चेंजेस होते हैं बच्चे की किसी पर्सनैलिटी में, उसकी मेंटल और इमोशनल एस्पेक्ट्स में। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, डेवलपमेंट जो होती है वो हमें उसकी कॉग्निटिव स्किल्स में दिखाई देती है। वही आगे, द टर्म इंडिविजुअल डेवलपमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ मैचुरेशन ऑफ चाइल्ड अप टू स्टेज वेयर ही शी कैन इंडिपेंडेंटली मेक देयर ओन डिसीजन अबाउट देयर लाइफ। तो जो इंडिविजुअल डेवलपमेंट है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें बच्चा मैच्योर होता जाता है और उस स्टेज तक पहुंच जाता है कि वो अपने सही गलत का फैसला खुद से लाइफ में ले सकता है। Individual development get us to the overall development of the child in terms of its physical, mental, emotional और psychological growth। ये काफ़ी important point हो सकता है कि जो individual development होती है वो बच्चे की overall development को दिखाती है। इसमें उसकी mental development, physical और emotional और psychological growth भी included होती है। As development occurs in various dimensions such as social, mental, physical और emotional, so it is a multi-dimensional characteristic instead of unidimensional। तो डेवलपमेंट में जो है सारी ही तरह का विकास बच्चे का होता है, फिजिकल भी, इमोशनल भी, तो इसको मल्टी डायमेंशनल करेक्टरिस्टिक्स कहना सही होगा। Heredity and environment are not the only significant parameter that define the development of an individual. Other factors such as individual mindset, economical condition, social interaction also play an important role इन इंडिविजुअल डेवलपमेंट। तो ये पॉइंट कहता है कि सिर्फ हेरिडिटी और इन्वायरमेंट ही डिफाइन नहीं करते कि बच्चे का विकास कैसा होगा, इसके लिए दूसरे फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल है, सच एज किसी का दिमाग का सेटअप कैसा है, उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी है, उसका सोशल इंटरेक्शन कैसा है, ये सब भी जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी इंडिविजुअल डेवलपमेंट में। Question number 8. Which of the following principle of development is incorrect? 1. There are individual difference in development. Development is the result of coincidences. It is a continuous process. इनकरेक्ट पूछा गया है तो आपको करेक्ट पे क्लिक नहीं करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट, ये बिल्कुल ठीक है। डेवलपमेंट इज ए रिजल्ट ऑफ कोइंसिडेंस, ये जो है गलत है। डेवलपमेंट के प्रिंसिपल के लिए ऑप्शन सी भी ठीक, और इट इज़ प्रेडिक्टेबल, तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट को प्रेडिक्ट भी किया जा सकता है। इसके बारे में डिटेल्स में देख लेते हैं। डेवलपमेंट रेफर्स टू एन इंक्रीज इन स्ट्रक्चर फॉर बेटर एंड इनहेंस फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन। तो हम डेवलपमेंट को बोल सकते हैं जब हम किसी भी काम को बड़े अच्छे से पहले से अच्छे से करने लग जाते हैं और जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उनको अच्छे से मैनेज करने लग जाता है बच्चा। डेवलपमेंट जो होती है वो एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होती है, फ्रॉम द वर्म टू द टर्म एंड कंटिन्यूस ग्रेजुअली अंटिल रीचिंग इट्स मैक्सिमम ग्रोथ। तो जो डेवलपमेंट होती है वो एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होती है और तब तक चलती रहती है जब तक कि अपनी मैक्सिमम लिमिट तक नहीं पहुंच जाती है। द रेट ऑफ डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म एंड एवरीवन हैज़ देयर ओन पर्टिकुलर रेट ऑफ डेवलपमेंट। तो ये पॉइंट कह रहा है कि डेवलपमेंट सबके लिए यूनिफॉर्म नहीं होती है, कोई बच्चा जल्दी सीख जाता है चीज़ों को और कोई बच्चा लेट अडेप्ट करता है, लेकिन सब इस पर्टिकुलर अलग अलग रेट से डेवलपमेंट को के हिसाब से आगे बढ़ते रहते हैं। इट इज़ ए वाइड एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, डज देयर आर सम प्रिंसिपल that needs to be followed for a better understanding of concept. Development is cumulative, development is predictable, predict किया जा सकता है। development is a process of interaction, जितना हम किसी से मिलते हैं हमारी development obviously इस पे डिपेंड करती है। development follows uniformity of pattern, डेवलपमेंट रेट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बिल्कुल ठीक है। और डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक, जो कि काफ़ी बार पेपर में पूछा भी जा सकता है कि डेवलपमेंट की
जो डायरेक्शन क्या होती है, तो वो जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ होती है। डेवलपमेंट इज़ प्रेडिक्टेबल एंड सिक्वेंशियल। डेवलपमेंट जो होता है वो प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि बच्चा कोई स्टेज तक या जाना चाहिए या ये काम कर लेना चाहिए, और एक तरह से सिक्वेंशियल भी होता है कि बच्चा पहले जैसे बैठना ही सीखेगा, उसके बाद पैरों के बल से चलना ही सीखेगा, उसके बाद वो कहीं जाके पैदल चलना सीखेगा। तो ये सब एक पैटर्न होता है, सीक्वेंस होता है, और उसी के अकॉर्डिंग सब बच्चे काम करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ मोरल वैल्यूज़ इन अ चाइल्ड। तो एक बच्चे के मोरल वैल्यूज़ में कौन सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? प्रेयर असेंबली, प्रॉपर सोशलाइजेशन, इंटेलेक्ट, और ऑल ऑप्शंस आर राइट। तो डी इसका बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, स्कूल इन्वायरमेंट, सोशल, होम इन्वायरमेंट, कोग्निशन एंड दैट इम्पोर्टेंट रोल इन मोरल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। जो स्कूल होता है वो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन NPE 1986 and its program of action stated that there is an increase emphasis on introducing moral values oriented education especially at the school। तो इस में क्या कहा गया है कि स्कूल लेवल पे ही मोरल वैल्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जाना चाहिए, जैसे स्कूल असेंबलीज का सबसे अच्छा एग्जांपल है। एट स्कूल मोरल वैल्यूज़ डेवलप थ्रू रोल प्लेज। स्कूल में जो है मोरल वैल्यू को डेवलप किया जाता है रोल प्लेज के थ्रू, असेंबली के थ्रू, करिकुलर और को करिकुलर प्रोग्राम के थ्रू, सोशलाइजेशन, it provides individual with the skills and habit necessary for participating within their society। तो ये सोशलाइजेशन है, ये हम एक बच्चे को स्किल सिखाती है किसी सोसाइटी में कैसे उसको अपने आप को मैनेज करना है, स्कूल्स वगैरह में कैसे अपने आप को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना है, फॉर्मल प्रोग्राम्स और इनफॉर्मल एजुकेशन सच एज फैमिली अपब्रिंगिंग, ये सब डेवलपमेंट के पार्ट्स है। तीसरा होता है इंटेलेक्ट, कोग्निशन और इंटेलेक्ट प्ले एंड इम्पोर्टेंट role in development moral values among children। it can be based on the environment that the person has grown up। जो बच्चे के इंटेलेक्चुअल जो होती है पावर होती है या फिर कोग्निशन डेवलपमेंट होती है, वो कहीं ना कहीं उसके इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करती है, अलॉन्ग विद द इमोशनल इंटेलिजेंस एंड कोग्निटिव स्किल ऑफ द पर्सन। और साथ साथ उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस कैसी है, कोग्निटिव स्किल कैसी है, इन सब पे भी डिपेंड करेगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर वीडियो आपको फास्ट लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं, और अगर स्लो लग रही है तो यूट्यूब वीडियो में आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बोथ आर नेचुरल प्रोसेस। ग्रोथ इज नेचुरल वाइल डेवलपमेंट नीड्स एक्सटर्नल इंटरवेंशन। बिल्कुल ठीक बात है, ग्रोथ जो होती है वो बच्चे की वो अपने आप ही होती है, नेचुरल है, तो उसके लिए हमें कोई एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चा टाइम के साथ बड़ा होता है फिजिकल फॉर्म में, लेकिन उसकी जो डेवलपमेंट होती है, उसके सोचने की शक्ति होती है या सीखने की क्षमता होती है या जो भी है उसकी इमोशनल स्किल्स होती है, ये सब के लिए बाहरी एफर्ट्स की ज़रूरत होती है, जो कि पेरेंट्स करते हैं या उसके आसपास की सोसाइटी हेल्प करती है उसके टोटल ओवरऑल डेवलपमेंट में। तो जो डिटेल्स होती हैं वो क्या कहती हैं? ग्रोथ बेसिकली रेफर्स टू द क्वांटिटेटिव चेंजेस। तो जो ग्रोथ होती है वो क्वांटिटेटिव चेंज होता है बॉडी में। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, एज बढ़ती है, उसके साथ साथ हाइट, वेट और इंटरनल ऑर्गन्स वगैरह ये सब भी बढ़ते हैं। लेकिन जो डेवलपमेंट होती है वो क्वालिटेटिव चेंज होता है किसी भी इंडिविजुअल में। ये डिफाइन होता है एज ए प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ ऑर्डरली कोहेरेंट चेंजेस। तो बच्चे में वो जो ऑर्डर के हिसाब से मतलब जो बिल्कुल पैटर्न में चेंजेस आते हैं उनको बोलते हैं डेवलपमेंट। फॉर एग्जांपल, इफ मेजर द हाइट एंड वेट ऑफ द चाइल्ड देन वी आर डीलिंग विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, बट व्हेन वी टॉक इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूवमेंट इन फंक्शनिंग लाइक राइटिंग विद अ पेन और कीपिंग ऑब्जेक्ट इन ए हाई प्लेस देन दीज चेंजेस इन द चाइल्ड डिनोट डेवलपमेंट प्रोसेस। तो इस एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो गया है कि जो बच्चे में हमें हाइट, वेट और ऑर्गन्स बढ़ते हुए दिखाई देते हैं वो ग्रोथ का एग्जाम्पल है, लेकिन बच्चा पेन को अच्छे से पकड़ पा रहा है या नहीं, और दूसरी चीज़ों को किसी ऊंची जगह से उठा पा रहा है या उठा के ला पा रहा है नहीं, ये जो है डेवलपमेंट को दिखाते हैं। उसका मतलब एक तरह से माइंड के साथ कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव हो रहा है नहीं, ये डेवलपमेंट का एक एग्जाम्पल है। We may conclude that growth stops after a certain age। तो ग्रोथ जो है वो रुक जाती है लेकिन डेवलपमेंट चलती रहती है। तो वॉर्म टू टॉम हम कह सकते हैं ग्रोथ जो है चलती रहती है। फॉर एग्जाम्पल,
may have mathematical ability, but this ability cannot be refined unless the person is provided the opportunity to exercise his ability for math। तो किसी बच्चे के पास एबिलिटी हो सकती है लेकिन मैथ्स को सोल्व करने की, लेकिन वो उसको तब तक इम्प्रूव नहीं कर पाएगा जब तक वो उस पर प्रैक्टिस नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, व्हाट डज अ डेवलपमेंट इम्प्लाई। डेवलपमेंट क्या है, तो अभी अभी बताया है कि ये क्वालिटेटिव चेंज है, तो इसका आंसर क्वालिटेटिव चेंज हो जाएगा। आंसर डिटेल्स में क्या कहता है, डेवलपमेंट कैन बी डिफाइंड एज द चेंज इन स्ट्रक्चर, थॉट और बिहेवियर ऑफ ए पर्सन दैट अकर एज ए फंक्शन ऑफ बोथ बायोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंसेस। तो बायोलॉजिकल और इन्वायरमेंट दोनों इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी जो है डेवलपमेंट को, और इसके साथ ही जो स्ट्रक्चर और थॉट में बिहेवियर जो आता है, स्ट्रक्चर थॉट में और बिहेवियर में जो किसी पर्सन का चेंज आता है पर्सन टू, उसी को डेवलपमेंट कहते हैं। डेवलपमेंट जो होती है इंक्रीज इन फॉर्म और स्ट्रक्चर फॉर बेटर एंड इनहेंस फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन। जो डेवलपमेंट होती है वो स्ट्रक्चर में चेंज होता है, किस लिए, ताकि और बेहतर तरीके से हम अपने ऑर्गन्स को फंक्शन कर सके। कांट बी मेजर्ड द इम्प्लाइज क्वालिटेटिव चेंजेस, तो हम मेजर नहीं कर सकते इन क्वालिटेटिव चेंजेस को। इट इज़ ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस फ्रॉम द warm to the tomb and continues gradually until reach its maximum growth। तो warm to tomb की जगह यहाँ warm to tomb आएगा, मतलब जन्म से कब्र तक ये प्रोसेस जो है चलती रहती है। क्वेश्चन नंबर 12, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट द अदर नेम ऑफ एडोलसेंस। एडोलसेंस का दूसरा नाम क्या है, ट्रांजिशन नहीं है, नोट लगा है ना वर्ड, तो नहीं है। ट्रांजिशनल पीरियड ऑफ चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, बिल्कुल ठीक बात है, ये तो है